साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है साइबर ठगी के एक नए हथियार डिजिटल अरेस्ट के बारे में बात करेंगे कि आखिर यह है क्या। देखिए, जनसत्ता में एक संपादकीय प्रकाशित हुआ है जिसे अभिषेक कुमार सिंह ने लिखा है। इस संपादकीय में या इस आर्टिकल में डिजिटल अरेस्ट के बारे में बात की गई कि आखिर डिजिटल अरेस्ट है क्या और ये पैमाने तक वर्तमान में समाज के लिए घातक साबित हो रहा है और इससे कैसे बचा जा सकता है। इन सभी चीज़ों के बारे में इसमें बात की गई है। तो आइए देखते हैं कि आखिर डिजिटल अरेस्ट है क्या। तो देखिए, तकनीक और विज्ञान के लिए यह युक्ति नई नहीं है कि वरदान के साथ इसके कुछ अभिशाप भी हैं जो हमें झेलने पड़ सकते हैं। मगर कोई तकनीक महामारी का रूप धर ले तो इससे जुड़ी चिंता काफ़ी बड़ी हो जाती है। मौजूदा वक्त में हमारे देश के लिए डिजिटल अरेस्ट एक ऐसा ही संकट है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने हालिया अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में किया। देश की जनता को इसके खतरे से आगाह करते हुए उन्होंने अपील की कि लोग सतर्क और जागरूक रहकर इस खतरे का मुकाबला कर सकते हैं। सवाल है कि आखिर प्रधानमंत्री को इस आह्वान की जरूरत क्यों पड़ी। क्या साइबर धोखाधड़ी रोकने के उपाय बेअसर साबित हो रहे हैं या फिर आम लोगों की इस बारे में जागरूकता इतनी कम है कि वे साइबर फर्जीवाड़ा करने वालों की चाल में फंस जाते हैं। जब से देश में नगद लेन-देन की जगह डिजिटल भुगतान की व्यवस्था बनी है और लोगों का इसमें रुझान बढ़ा है, साइबर धोखेबाजों ने इस रास्ते आम जनता को ठगने के लिए अनेक कारगुजारियां की हैं। हालात यह है कि सरकार और उसकी एजेंसियां साइबर ठगी से लोगों को बचाने के जो इंतजाम करती हैं, वह जल्द ही इस किस्म की धोखाधड़ी करने वालों के आगे नाकाफी साबित होने लगते हैं। आम जनता को कहा जाता है कि मोबाइल से बैंकिंग लेन-देन के वक्त पिन, पासवर्ड, ओटीपी किसी से साझा न करें। तो साइबर ठग कोई विश्वसनीय दिखने वाला लिंक भेजकर लोगों के फ़ोन को हैक ही कर लेते हैं। ऐसे में सारे पिन और ओटीपी ठगों के वांछित फ़ोन पर जाने लगते हैं और देखते ही देखते लोगों के बैंक खातों में ज़िंदगी भर की जमा पूंजी चली जाती है। इस पर लगाम लगती इससे पहले डिजिटल अरेस्ट के रूप में की जाने वाली लूट सामने आने लगी। डिजिटल अरेस्ट साइबर लुटेरों के हाथ लगा कितना बड़ा हथियार है, इसे इससे समझा जा सकता है कि वर्ष 2024 की पहली तिमाही में, मतलब पहले 3 महीने में पूरे देश से साइबर ठगी की करीब 7.5 लाख शिकायतें दर्ज की गई। उनमें से 120.3 करोड़ रुपए की चपत आम लोगों को आभासी गिरफ्तारी का डर दिखाकर लगाई गई। बीते एक वर्ष में आम जनता साइबर ठगी के जरिए 1776 करोड़ रुपए 1776 करोड़ रुपए की रकम गंवा चुकी है। हालांकि इसमें 1420 करोड़ रुपए सीधे सीधे शेयर बाजार की लुभावनी योजनाओं का झांसा दे करके, 222.58 करोड़ रुपए निवेश की अन्य फर्जी योजनाओं में फंसाकर और करीब 13.25 करोड़ रुपए रोमांस से जुड़ी डेटिंग साइट में उलझाकर ठगों ने लोगों से वसूले हैं। लेकिन इधर जो चिंता देश के आर्थिक पटल पर सबसे अहम खतरे के रूप में उभरी है, वह है डिजिटल अरेस्ट। आखिर डिजिटल अरेस्ट नामक फर्जीवाड़ा क्या है और यह दूसरे किस्म की साइबर धोखाधड़ी से कैसे अलग है। असल में अभी जो ऑनलाइन धोखाधड़ी साइबर ठग कर रहे हैं, उनमें लोगों के बैंकिंग विवरण जैसे कि आपके पिन, पासवर्ड, ओटीपी जानकर खातों से रकम उड़ाना प्रमुख है। लोगों को उनके मोबाइल फ़ोन पर ठग कोई लिंक भेजते हैं जिस पर क्लिक करने और मामूली रकम का बैंकिंग लेन देन करने पर साइबर ठगों को उस व्यक्ति के बैंक खातों से जुड़ी अहम जानकारियां मिल जाती हैं। इसके बाद वे धोखेबाज लोगों के खातों में जमा रकम निकाल लेते हैं जिसका पता काफ़ी समय बाद लग पाता है। ठगे गए लोग साइबर थानों में समय पर शिकायत भी दर्ज नहीं करा पाते हैं। ज़्यादातर मामलों में ये ठग खातों से सारी रकम निकालकर रफू चक्कर हो जाते हैं। तब पुलिस या अन्य एजेंसियां किसी तरह इन तक पहुंच भी जाएं तो रकम की वापसी या वसूली आसान नहीं होती है। हालांकि जागरूकता अभियानों के कारण कुछ लोग सतर्क हुए हैं, लेकिन ऐसा होते देख साइबर ठगों ने धोखाधड़ी का एक नया तरीका डिजिटल अरेस्ट के रूप में निकाल लिया है। इसमें असली पुलिस या जांच एजेंसियों के वास्तविक अधिकारियों के वेश में ठग लोगों को गिरफ्तारी का डर दिखाकर पैसे ऐंठने का प्रयास करते हैं। यानी इसमें किसी शख्स को मोबाइल फोन पर वीडियो या सामान कॉल करते हुए गिरफ्तारी या सीबीआई अथवा आयकर जांच का भय दिखाया जाता है। एक बार जब कोई व्यक्ति इनके जाल में फंस जाता है तो यह वह इनके आगे खुद ही निरुपाय महसूस करने लगता है। तब ये साइबर ठग व्यक्ति को अपनी सारी जमा पूंजी बताए गए बैंक खातों में खुद ही भेजने को मजबूर कर देते हैं। देखा गया है कि डिजिटल गिरफ्तारी वाले ज़्यादातर मामलों में सबसे पहले एक अनजान स्रोत से कॉल आती है। इसमें फ़ोन करने वाला व्यक्ति खुद को सामान डिलीवरी करने वाला कुरियर सेवा का प्रतिनिधि होने का नाटक करता है।
वह दांव फेंकता है कि आपके द्वारा भेजा गया कुरियर किसी बंदरगाह या एयरपोर्ट पर जांच में फंस गया है क्योंकि उसमें गैर कानूनी मादक पदार्थों की खेप मिली है। इस प्रकार झांसे में आए व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय तस्करी के गिरोह का सदस्य बताकर उसकी बात पुलिस समेत अन्य एजेंसियों से या अन्य जांच एजेंसियों से या उनके जो अन्य जांच एजेंसियों के नकली अधिकारियों से कराई जाती है। फर्जी एफआईआर, गिरफ्तारी का वारंट और अन्य नकली दस्तावेज मुहैया कराए जाते हैं जिनमें पीड़ित का नाम दर्शाया जाता है। ऐसी स्थिति में पीड़ित व्यक्ति बुरी तरह भयभीत हो जाता है। डिजिटल गिरफ्तारी वाले मामले सिर्फ कुरियर कंपनी के झांसों तक सीमित नहीं है, बल्कि इनमें लोगों के बेटे या बेटी के किसी मामले में फंसे होने, यौन शोषण के आरोपी होने, किसी आर्थिक धोखाधड़ी में शामिल होने जैसे तमाम मामलों का हवाला असली दिखने वाले फर्जी सबूतों के आधार पर करते हैं। ऐसे मामलों में वर्दीधारी पुलिस अधिकारी वीडियो कॉल पर किसी थाने में बैठे हुए पुलिसिया भाषा में बात करते दिखाया जाता है। मतलब जो ये ठगी वाले होते हैं, पीड़ित को जब गिरफ्तारी की आशंका सच में बदलते हुए प्रतीत होती है तो वह बिना देर किए ठगी या ठगों के संकेत पर मांगी गई रकम भेजने में ही अपनी भलाई समझता है। अगर व्यक्ति थोड़ा सजग रहे, रुपए पैसे के लेन देन से जुड़ी अपनी निजी जानकारियां साझा करने से बचे और आभासी गिरफ्तारी के डर पर काबू पा ले तो साइबर लुटेरों के मंसूबे पूरे नहीं हो सकते। इसमें पहली शर्त यही कि अनजान नंबरों से आए फोन को सुना ही ना जाए। अगर कोई फोन कॉल सुनना जरूरी हो जाए तो बिना डरे और निजी जानकारियां साझा किए बात की जाए। देश में फर्जी आधार कार्ड, नकली पहचान पत्र और पते ठिकाने से जुड़े फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बैंक खातों के खोले जाने से समस्याएं और बढ़ी हैं। ऐसे में पकड़ में आए साइबर ठगों के नाम, फोटो और पते को सार्वजनिक करते हुए कड़ी सजा देना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा या ऐसा नहीं किया गया तो सिर्फ गाल बजाते रहने भर से साइबर फर्जीवाड़े हैं हरगिज नहीं रुकेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।